नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से मालिश की जाती है एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। मगर मालिश को समझने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि समझना कि हमें मालिश करने से फ़ायदा क्या होगा। मालिश करने से हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है वो है मांसपेशियों का ढीलापन। अक्सर पेशेंट जब आते हैं वो मालिश पे बहुत ज़ोर देते हैं कि मालिश बताइए सर कैसे करनी है या कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, तो उसको भी हम थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी की मालिश करते हैं तो उसके हाथ पैर पे हम तेल लगाते हैं। जब हम किसी को तेल लगाते हैं तो कभी तेल अंदर नहीं जाता, यानी बॉडी के अंदर नहीं जाता, वो स्किन तक ही रहता है। मगर तेल लगाने के बाद जब हम उसकी मालिश करते हैं, अपने हाथ आगे पीछे करते हैं, तो हाथ की रबिंग की वजह से गर्माहट पैदा होती है। आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, पेशेंट की स्किन गर्म हो जाती है और यही गर्माहट नीचे मांसपेशियों तक जाती है। और जब भी हम मांसपेशियों को थोड़ा सा भी गर्म करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ढीलापन आता है। यानी हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है? गर्माहट का। अब ये जो गर्माहट है, इस गर्माहट को लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कई सारी मशीन्स भी आती हैं और उन सब के फ़ायदे सेम होते हैं कि अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है, उसकी मांसपेशी अकड़ गई हैं, तो हीट दोगे, चाहे मालिश से दो चाहे मशीन से दो, मांसपेशी ढीली हो जाती है और हाथ हमारा सीधा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मालिश का हमें ये देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि अगर हमने मालिश करनी है तो कैसे करनी है? मालिश करते समय हमने ध्यान क्या रखना होता है कि हमने हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करनी होती है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। यानी जब भी अपना हाथ की मूवमेंट करेंगे तो टूवर्ड्स बॉडी करना है, टूवर्ड्स अपने हर्ट की तरफ करना है। अगर पैर की भी करें तो नीचे से ऊपर की तरफ। क्यों? हमारी बॉडी में ब्लड ले जाने वाली दो वेसल होती हैं, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स। आर्टरी क्या करती है? खून हार्ट से लेकर जाती है नीचे की तरफ। वेन क्या करती है? वहाँ से वापस हार्ट की तरफ लेकर आती है और ये साइकिल चलती रहती है। क्योंकि वेन हमारी ऊपर की तरफ होती है, अगर अपना हाथ देखोगे, इस तरह देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू वेसल्स नज़र आती है ना, यहाँ लाइंस नज़र आती हैं। इनका ब्लड का सर्कुलेशन किस तरफ होता है? अंदर की तरफ। तो जब भी हम कभी मालिश करते हैं तो हम उसे फैसिलेट करते हैं, उसके अगेंस्ट जाके काम नहीं करते, क्योंकि हमारी वेन्स के अंदर वॉल्व्स लगे हुए होते हैं। जब हम बहुत दबा दबा के मालिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम ब्लड को उल्टी तरफ भेज रहे हैं, तो उससे नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। आपने हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी मालिश करें हमेशा अंदर की तरफ मालिश करनी है, जिससे ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जाए, ना कि हार्ट से दूर जाए। तो मालिश में हमें समझ में आ गया कि हमने हमेशा बॉडी के अंदर की तरफ करनी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात को समझने की कोशिश करो, पैरालिसिस कभी भी मालिश से ठीक नहीं होता। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? मैं बता तो इंपॉर्टेंस रहा हूँ मगर उसको मना भी कर रहा हूँ। जब पैरालिसिस हुआ था तो आपकी ब्रेन में क्लॉट आया था, नस फटी थी, उससे आपके ब्रेन के उस हिस्से को नुकसान पहुंचा था जो आपके हाथ पैर को चलाता है। अब अगर आप ब्रेन को छोड़कर आप सिर्फ हाथ पैर की मालिश करते रहोगे, आपको कभी भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। मांसपेशी ढीली जरूर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, खुल जाएंगी, मगर वो चलना शुरू नहीं करेंगी, क्योंकि उसको ब्रेन से कमांड नहीं मिलती कि अपने हाथ को हिलाओ। तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है इन दोनों चीज़ों पे एक साथ काम करना, यानी अपने ब्रेन पे काम करना और अपनी मांसपेशियों पे, अपनी मसल्स पे काम करना। क्योंकि अगर मसल्स हार्ड होनी स्टार्ट हो गई, उनमें अकड़न आनी शुरू हो गई, तो वो बहुत दिक्कत पैदा करता है आपको काम करने लायक बनाने में। तो अपनी मसल्स को ठीक रखना ज़रूरी है। उसके लिए हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से, बहुत जैसे छोटे बच्चे की मालिश करते हैं, बहुत हल्के हल्के हाथों से, उस तरह से आपने मालिश करनी है। उससे हमारी मांसपेशियाँ ठीक बनी रहेंगी, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेंगी, वो हार्ड नहीं होंगी, उनमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगी। दूसरी चीज़ आपने ध्यान के रखनी है कि जहाँ पर आपका ब्रेन को नुकसान पहुँचा था, ब्रेन का वो जो हिस्सा, उस पर भी आपको काम करना है कि वो दोबारा से काम करने लायक बन सके। ब्रेन के अंदर अगर हिस्सा मर भी जाता है तो ब्रेन की बाकी कुछ जो हेल्दी हिस्से होते हैं वो काम करना सीख सकते हैं और उसी की वजह से किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर आराम देखने को मिलता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कैसे होता है, उससे पहले आप एक पेशेंट से मिले, जिससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई जाती है पुराने केसेस के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं। 2016 जनवरी में इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, स्ट्रोक पड़ा था। ये अपने एंजियोग्राफी करवा रहे थे, तब इनको ये अटैक पड़ा। 7 मार्च को हो गया ये बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी 7 मार्च को। तो जब इनको स्ट्रोक पड़ा, पहले 6 महीने में इनके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है कि काफ़ी हद तक जो उनकी मूवमेंट होती है वो रिस्टोर हो जाती है। क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो इस पे काम कर रहा होता है इम्प्रूवमेंट को करने के लिए। मगर जितनी इम्प्रूवमेंट अरुण जी में आई 6 मंथ के बाद,
उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। वही हमें हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि जब किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं होता, लाइफ बीत जाती है। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती। मगर इम्प्रूवमेंट को शुरू करने में, हमारे पास आने में अरुण जी को लगे पूरे 2 साल का टाइम। 2 साल के बाद जब हमारे पास आए तो इनको टाइम ज़रूर से ज़्यादा लगा है। इतना ट्रीटमेंट का टाइम साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स में नहीं लगता, इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इनकी इम्प्रूवमेंट का जो ऑनसेट है वो लेट हुआ। इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए अराउंड कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई, अब वो 2 महीने लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर इतनी फास्ट हो गई हैं कि आज ये हमसे खुश हैं। हाथ पैर की जो उंगलियां थी वो सीधी हो गई हैं, हाथ की फिंगर में पावर आनी शुरू हो गई है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अरुण जी आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर, जाता था लेकिन मुड़ा रहता था। अब सीधा चला जाता है। सीधा जाता है। चीज़ों को पकड़ लेते हो आराम से? पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती? उंगली में ताकत का तो आया है लेकिन कम आया है। ठीक है, आप कोई चीज़ पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ ज़रा। देखिए, ये टाइम लगता है क्योंकि ये जो दिक्कत होती है पैरालिसिस की, आपकी ब्रेन के अंदर होती है। आपके हाथ पैर की मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन अभी कमांड ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था उससे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है। क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आप अराउंड 60 हो, तो इसलिए आपको ये टाइम ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे कोई यंग पर्सन होता तो उसे टाइम कम लगता, मगर इम्प्रूवमेंट आती है, ये 100% है। शुरू में हो सकता है कि स्लो हो, बट वो धीरे धीरे वो अपनी पेस पकड़नी शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब शरीर में जितनी ताकत होगी उसी स्पीड से तो करेगा ना। हम एक जैसे रिजल्ट हर पेशेंट के अंदर नहीं दे पाते, बट ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हर पेशेंट को दे पाते हैं। किसी में जल्दी होती है, किसी में वो स्लो होती है। तो इम्प्रूवमेंट आपको कब शुरू हो गई? पहले महीने में आनी दिखनी शुरू हो गई थी? शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई? 6 महीने बाद तेज़ी से हो गया। 6 महीने तक बहुत हमको इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। साइंस इंजीनियरिंग का जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको अपने अंदर फर्स्ट मंथ से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए थे कि मैं ठीक होना शुरू हो? बहुत हाँ, मतलब पहले महीने में आप खुश थे कि हाँ मैं ठीक रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक दवाई खा रहा हूँ, ऐसी तो परेशानी नहीं थी ना। अब आपको दिक्कत है बैलेंसिंग की, है ना? तो बैलेंसिंग की जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है? और ओके था। डाइट पे आपने ध्यान रखा, खट्टा वट्टा तो नहीं खाया? नहीं, अभी। साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट से खुश हो? अभी तो खुश है। कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? डॉक्टर आपको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं हालचाल? बढ़िया पूछते हैं, सही से बताते हैं? चलिए ठीक है। क्या पेशेंट को, साइंस इंजीनियरिंग के जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? अभी सेटिस्फैक्ट्री है ये। सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिन्हें डाउट होता है, जिनको आशा खो चुकी हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, एडवाइस तो ये रहेगा साइंस इंजीनियर से संपर्क करें। आप बहुत सस्ते में निपटा देते हो। चलिए ठीक है, अरुण जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि जब पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखाता है, साथ देता है डॉक्टर्स का। कभी कभार हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब पे एक जैसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो एक मंथ में रिकवर कर गए, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अरुण जी जैसे जिनको टाइम लगा। बट ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा विश्वास साइंस इंजीनियरिंग में दिखाना पड़ता है। अरुण जी ने जैसे दिखाया, 8 महीने बहुत होते हैं। 8 महीने के अंदर जो इनमें इम्प्रूवमेंट आई, वो इम्प्रूवमेंट आई जो इनको 2 साल 1.5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, वहाँ से शुरुआत की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम इसको पूरा इम्प्रूव कर जाएंगे। आने वाले 2-3 महीने में इनको जहाँ तक है हम 99% तक हम रिकवर करवा देंगे। कांस्टेंट डॉक्टर कहते हैं, जितना डॉक्टर संपर्क किए न्यूरो सर्जन से, ये कहते हैं 95 से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बोले हैं कि 99% हो सकता है, वो एक ही बात है। कोशिश ये थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाए।
ठीक है। अब आपकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी 1.5 साल में, अब वो शुरू हो गई है, अब शुरू हो गई है तो वो आने वाले कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। 2 महीने से बहुत इम्प्रूवमेंट, 2 महीने से काफ़ी अच्छी बहुत improvement। जल्दी, क्या बहुत। क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? नहीं, जो हाथ सीधा नहीं होता था, सुबह उठते थे तो हमेशा मुड़ा रहता था, मुड़ा रहता था। लेकिन अब देखते हैं कि अपने आप सीधा रहता है। आपने इस बीच में खाने पीने में बदलाव किया या क्या खाने पीने में वही चेंज रोटी, किया? जो वेजिटेरियन है हाँ, तो रोटी और सब्जी, कद्दू की सब्जी और नमक सब्जी ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, परवल चलिए, खट्टा वट्टा तो बिल्कुल नहीं नहीं, खाया। तो खुद एक्सरसाइज कर रहे थे बीच में? एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में कोई क्या चेंजेस किए थे? वही चल रही थी तब से? नहीं, 1 घंटा तो 2 घंटा रेगुलर करते हैं। अच्छा, 1 घंटे इसमें योगा करते हैं, 1 हाँ। घंटा में एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। डिफरेंट तरह का। तो मतलब जो लास्ट 2 मंथ में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई, उस बीच में आपने कोई एक्सरसाइज के अंदर फ़र्क किया था? हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी। ट्रेडमिल चलाते थे पहले भी, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किए, इधर चुकी। तो आप देखिए कि जो हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने वॉक करनी है तो उसे आपने वॉक करनी है। आप उसे छोटा मोटा रास्ता बना के ढूंढना शुरू करेंगे, घर के अंदर कर लेंगे, छत के टेरेस पे कर लेंगे, वो तब ठीक है जब आपके पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास स्पेस है तो आप एक्सरसाइज करो। ये जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपने पार्टी सैर और करनी है। जगह दिक्कत थी, जैसे बाहर तब आपके पास स्पेस की दिक्कत थी। यहाँ स्पेस की दिक्कत थी, ट्रेडमिल चलाते थे। तब ट्रेडमिल चलाते थे, अब स्पेस जैसे पूरा हो बारिश गया। का समय है, तो नहीं जाते हैं तो ट्रेडमिल चलाते हैं। चलिए, तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो अब नया हिस्सा होता है, जो इस काम को संभाल रहा होता है, बिल्कुल नया होता है। उसे सिखाने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तब जाकर ब्रेन के अंदर वो मेमोरी तैयार हो पाती है, वो सीख पाता है कि आपकी कौन सी मसल को मूव करने के लिए किस तरह से सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन को सिखाना एक छोटे बच्चे को सिखाने जैसा होता है। तो एक ही काम को बार बार करने से वो मेमोरी आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। वही अरुण जी के केस में हुआ, जब ये चलना शुरू किए, जब इन्होंने सैर करनी शुरू की, तो जैसे ही इन्होंने सैर शुरू की तो क्या हुआ कि सही तरीके से पैर को नीचे रखने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे ये दिक्कत महसूस होती है। ब्रेन ने उसका सोल्यूशन निकाला और उसको अपने में इम्प्रूवमेंट लेते हुए और आपकी वो मूवमेंट में चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए। नहीं, हमको उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट रखे हुए हैं कि 199% जो हाँ, वो हो जाएगा। क्या मॉर्निंग वॉक अक्टूबर नवंबर से फिर चालू हो जाएगा। अभी तो बंद है पानी के चलते, अच्छा। रोज पानी पड़ जाता है। कोई बात मॉर्निंग नहीं। वॉक से हमको ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ, तो हम अरुण जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्लिनिक में आकर हमें हमारे रिजल्ट्स बताने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि पैरालिसिस की पेशेंट को हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, अपनी बॉडी पे काम करते रहना है। तो आपने देखा कि इम्प्रूवमेंट तो आती है, मगर ये कैसी है उसको थोड़ा सा गहराई से हमें समझना पड़ेगा। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर हमने एक ब्रेन का अंदर का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। इसमें आप ध्यान से देखो कि इसमें छोटे छोटे सेल्स हैं जो आपको थोड़े मकड़ी जैसे नज़र आ रहे होंगे, मगर आपने अगर ध्यान से देखा हो तो हर एक सेल अपने दूसरे सेल से कनेक्टेड होता है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे टेलीफोन का एक एक्सचेंज होता है जहाँ पे बहुत सारी तारें आपस में मिली होती है, ये कुछ वैसे ही होता है। तो अगर हमारे किसी एक हिस्से में नुकसान आता है तो क्या होता है कि ब्रेन रास्ता बना लेता है दूसरे रास्ते से जाने का। यानी अगर आपने यहाँ से दिल्ली से जाना हो चंडीगढ़, बीच में कुछ सड़क टूट जाए या फिर जाम लग जाए तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप पहुंच नहीं सकते। आप हाईवे छोड़कर अगर आप अंदर से निकलते हो, शहरों से निकलते हो, गांवों से निकलते हो, तो आप पहुंच तो जाते हो चंडीगढ़, बट टाइम ज़्यादा लगता है। बिल्कुल सेम उसी तरह से अगर हमारे किसी मेजर जो हमने पूरी ज़िंदगी हाथ चलाना सीखा उस हिस्से को नुकसान पहुँच जाए तो आप उस हाथ को दोबारा चला सकते हो, मगर उसका जो रूट है वो पहले से लंबा होगा। उसने कभी ये वाला काम ब्रेन के हिस्से ने काम किया नहीं है तो उसे सिखाना पड़ेगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं पैरालिसिस ट्रीटमेंट के अंदर। मसल्स को ठीक रखने के लिए फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में नहीं जानते तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस वीडियो के एंड पे लिंक दूंगा और वो आपको समझाएगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी की और फिजियोथेरेपी के बीच में डिफरेंस। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है आपका ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई करने के लिए ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 मंथ्स जब किसी को होते हैं, पहले 6 महीने में पेशेंट में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी नेचुरल तरीके से काम कर रही होती है, मगर उसके बाद उसमें रुकावट आनी शुरू हो जाती है। जैसे हमें कभी चोट लगती है तो जख्म भर जाता है, अगर वो जख्म टाइम से ना भरे तो वो नासूर बन जाता है। इसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर जब कभी खून का थक्का आया या नस फटी तो ब्रेन के किसी को नुकसान पहुंचा था। अब ब्रेन ने उसे रिकवर करने की कोशिश की और इसी कोशिश के अंदर आप दोबारा से चलना बोलना शुरू किया,
परफेक्ट नहीं हुआ बट वो चलना शुरू हुआ, बोलना शुरू हुआ। अब अगर इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम और लंबे टाइम तक चलने देते हैं तो हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आती रहती है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को गहराई से समझने के लिए भी मैं आपको वीडियो के एंड पे लिंक दूंगा। काफ़ी कुछ आपको समझ आ गया, पर फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए एक लिंक दे दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हर पैरालिसिस पेशेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इनके बारे में नहीं पता तब तक आपकी जो इंप्रूवमेंट है पैरालिसिस के अंदर वो रुकी रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट के अंदर मालिश की जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो आपसे बात करेंगे, फ्री में कंसल्टेशन देंगे। अब इसी के साथ आप सुबह में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।